गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। इसमें लगभग हम लोग 60 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। चूँकि एमसीक्यू की संख्या ज़्यादा कंसिडर किए हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ लेक्चर क्या होगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर आपको देखने में दिक्कत होता है। कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर जब लंबा रहता है तो आप स्किप कर करके लगते हैं देखने, ठीक, या चीज़ों को स्किप कर देंगे। फिर कोई चीज़ लगेगा इंपॉर्टेंट चीज़, उसी चक्कर में आप क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, या जल्दी जल्दी लगते हैं फॉरवर्ड करने, तो उसमें भी क्या होती है, कुछ चीज़ें आपसे स्किप हो जाती हैं, छूट जाती हैं। ठीक, तो इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस हिंट देते हुए आंसर बताते चल जाऊँगा। हाँ, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन करके वहाँ अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, या फिर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहाँ से भी किसी भी क्वेश्चन का सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द ट्रांजिस्टर बायसिंग रिप्रेजेंट्स डॉट 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 कंडीशन। ट्रांजिस्टर बायसिंग किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है? ठीक, तो ट्रांजिस्टर बायसिंग, बायसिंग करना मीन्स क्या करना, बैटरी लगाना, और बैटरी क्या प्रोड्यूस करता है, आपका डीसी प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब किस कंडीशन को प्रोड्यूस करेगा, ये डीसी वाले कंडीशन को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये डीसी कंडीशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रांजिस्टर बायसिंग इज डन टू कीप डॉट 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 इन द सर्किट। ट्रांजिस्टर बायसिंग किस लिए करते हैं, तो मैं आपको कॉपी में लिखवाया हूँ, बताया भी हूँ कि ट्रांजिस्टर बायसिंग इस वजह से किया जाता है कि प्रॉपर फ्लो हो किसका, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का। ठीक, प्रॉपर फ्लो आप जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर बायसिंग करते हैं। तो जब जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट का नाम दे रहे हैं, जीरो मीन्स क्या, कुछ नहीं, या उसे क्या करते हैं, नो सिग्नल कंडीशन। तो नो सिग्नल, जब कोई सिग्नल नहीं दिए तो सर्किट में कौन सा करंट बचा, बस डीसी करंट बचा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसके लिए यूज करते हैं, प्रॉपर डीसी के लिए यूज करते हैं। क्लियर, जीरो सिग्नल कंडीशन इसी को कहा जाता है जब सर्किट में क्या हो, केवल डीसी सप्लाई हो, और नो सिग्नल कंडीशन भी इसी को कहते हैं जब सर्किट में क्या हो, केवल डीसी सप्लाई हो। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेटिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट्स। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या रिप्रेजेंट्स करता है। ठीक, तो ऑपरेटिंग पॉइंट देखिए क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, तो इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, और किस पे, अक्रॉस वीसी। आप पढ़े हैं इस चीज़ को, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, डीसी लोड लाइन, इससे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े हैं। ये क्या होता है आपका, कलेक्टर इमीटर एक्सिस होता है। एक मिनट में फिगर थोड़ा फिर से बनाता हूँ। ये देखिए अगर डीसी लोड लाइन ड्रा किया जाए तो कुछ ऐसे ड्रा होगा, ये आपका डीसी लोड लाइन हो गया। ये क्या होगा, आपका वीसी होगा, ये वीसी होता है आपका, और इधर क्या होता है आपका आईसी होता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट पे इस क्यू पॉइंट का क्या वैल्यू, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या डीसी आईसी है और क्या डीसी वीसी है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स दैट द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, देखिए काफ़ी आसान चैप्टर है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ बायसिंग इज नॉट डन इन एन एम्पलीफायर सर्किट द रिजल्ट इज। अगर बायसिंग नहीं करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो अगर बायसिंग नहीं किया जाए तो देखिए क्या होने वाला है, तो क्या होगा, बायसिंग नहीं करने पर अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन होगा, क्योंकि क्यू पॉइंट आपका क्या होगा, इधर उधर खिसकने लगेगा। इसको क्लास में डिटेल में बताया गया है। ठीक, तो ये क्या होगा, आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। क्या देता है, ये अनफेथफुल एम्पलीफिकेशन देता है। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइडेड बाई। ट्रांजिस्टर बायसिंग किसके द्वारा प्रोवाइड किया था, इसमें दिया गया है। तो किसके द्वारा ट्रांजिस्टर बायसिंग प्रोवाइड किया जाएगा, पहला देखिए बायसिंग सर्किट, दूसरा देखिए बायसिंग बैटरी, तीसरा देखिए डायोड, और चौथा कर रहा है नन ऑफ द एबव। तो देखिए आप ए और बी में कंफ्यूज हो सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ट्रांजिस्टर बायसिंग इज जनरली प्रोवाइड बाई, बैटरी हम लगाने से केवल ट्रांजिस्टर बायसिंग नहीं होगा, बैटरी तो उसको ऑन करने के लिए हम ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं। एम्पलीफायर और लेक्चर आप देखिएगा, उसमें इस चीज़ को समझाया हुआ हूँ। ठीक, बायसिंग करने के लिए हमको बायसिंग सर्किट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप देख रहे थे डिफरेंट बायसिंग सर्किट हम लोग किए थे, 3-4 बायसिंग सर्किट पढ़े हैं, तब जाके क्यू पॉइंट को स्टेबल बनाया गया था। इसका मतलब
बायसिंग सर्किट की ज़रूरत पड़ती है। आप बायसिंग बैटरी को मत सही लगा के चले आइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, बैटरी तो लगाते हैं बस ट्रांजिस्टर को काम कराने के लिए, बायसिंग करने के लिए अलग अलग सर्किट बनाते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाय अ ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यूज ऑफ VBE शुड फॉर अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। कह रहा कि फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए जो वैल्यू ऑफ VBE होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, किसके लिए, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ये क्या होना चाहिए, 0.7 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक, और अगर जर्मेनियम की बात की जाए तो 0.3, या आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो कहीं जर्मेनियम का 0.5 दिया, कहीं सिलिकॉन का 0.8 या 1 वोल्ट दिया। ठीक, तो जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IIT JEM वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि क्या वैल्यू हम लेंगे। तो उस टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया रहता है कि इसका VBE ये है, इसका बीटा वैल्यू है। तो इससे आप मत घबराइएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कंपटीशन में। ठीक, वहाँ सब कुछ स्पष्ट रूप से दिया गया रहता है, आप IIT JEM के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन करा कि फॉर प्रॉपर 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको पढ़ने में दिक्कत हो सकता है। ये क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन होगा। यहाँ देखिए आपको देख के लग रहा है सेपरेशन टाइप कुछ वर्ड लिखा गया, लेकिन ये प्रॉपर ऑपरेशन होगा। ठीक, इसको आप सही कर लीजिएगा। कह रहा कि फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इट्स कलेक्टर शुड हैव, किसी ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली ऑपरेट करने के लिए उसके कलेक्टर को नीचे में से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो क्या होना चाहिए कलेक्टर को। यह सब चीज़ें तो आसान हैं, पर कलेक्टर जंक्शन क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए, और एमिटर जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, 7 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अगर यही पूछ दिया रहता इमीटर तो क्या आपका लगाते ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगाते। ओके, अब देखिए ऑप्शन नंबर 8 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाय अ ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ VCE शुड फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। अब देखिए इसमें 0.7 वाला ऑप्शन नहीं दिया, तो आप क्या लगाएंगे, नॉट फॉल बिलो 1 वोल्ट। क्या नहीं होना चाहिए, 1 वोल्ट के नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक, ये चीज़ आप पढ़े होंगे, 1 वोल्ट के नीचे नहीं होना चाहिए। याद करिए BSc सेकेंड सेमेस्टर में आपके कॉपी में ये वाला ग्राफ बनाया हूँ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वाला, और यहाँ पे देखिए 1 वोल्ट करके लिखवाया गया है। आप उठा के ग्राफ को देखिएगा। ठीक, इसके नी वोल्टेज जो है 1 वोल्ट के नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि द सर्किट दैट प्रोवाइड द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इज, इसमें से कौन सा सर्किट है जो सबसे अच्छा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा अगर ऑपरेटिंग पॉइंट के संदर्भ में रेफरेंस में हम बात करें तो आप देखे थे सबसे लास्ट में जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पोटेंशियल डिवाइडर बायस या सेल्फ बायस सर्किट, वो क्या कर रहा था, आपको सबसे अच्छा बायसिंग, सबसे अच्छा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहा था अगेंस्ट द बीटा वैल्यू, अगेंस्ट द टेम्परेचर। ठीक, दैट्स वाई द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DC एंड AC लोड लाइन रिप्रेजेंट। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा DC और AC लोड लाइन का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए DC और AC लोड लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है, ये मान लीजिए DC है और ये क्या आपका AC है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका Q पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसी Q पॉइंट को हम क्यूसेंट पॉइंट भी कहते हैं, और उसी Q पॉइंट को क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, मतलब ऑपरेटिंग पॉइंट। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है कि एन आइडियल वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर इज, स्टेबिलिटी फैक्टर का आइडियल वैल्यू कितना होना चाहिए। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर क्या होता है, चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू ICBO या विथ रिस्पेक्ट टू बीटा या विथ रिस्पेक्ट टू VB। तो चेंज जब हम निकाल रहे हैं तो चेंज हमारे लिए जितना भी कम होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इतना होता नहीं है, प्रैक्टिकली देखा गया है 25 तक होता है, लेकिन आइडियली माना गया है जो ये आपका क्या होता है 1 तक आता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द जीरो सिग्नल आईसी इज जनरली डॉट 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 मिली एम्पियर इज अ इनिशियल स्टेट ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कितना जनरली होता है, जीरो सिग्नल आईसी कितना जनरली होता है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। जनरली हम लोग क्या लेते हैं इसमें 1 मिली एम्पियर लेते हैं। ठीक, ये 1 मिली एम्पियर ये इनिशियल स्टेज मान के लेते हैं। आपको क्लास में एग्जांपल बताया होगा, बताया गया होगा, देखिएगा 1 मिली एम्पियर लेके बताया गया है। ठीक, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन करा कि इफ द मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल एलोन इज 3 मिली एम्पियर, केवल सिग्नल की वजह से बात हो रहा है, देन द जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द। आप देखिएगा, कॉपी उठाइएगा, फर्स्ट चैप्टर ओपन करिएगा और देखिएगा अच्छे से ग्राफ बनवा के मैं इसको लिखवाया हूँ। कितना ये होना चाहिए जीरो सिग्नल करंट फेथफुल एम्पलीफिकेशन के कंडीशन को आप उठाइएगा और वहाँ पे इस चीज़ को चेक करिएगा। देखिएगा मैं वहाँ पे बनाया हूँ कितना होना चाहिए आपका जो जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट होना चाहिए, उसका वैल्यू कंडीशन आप देखिएगा। उस कंडीशन को आप उठा के देखिएगा, वहाँ पे लिखवाया गया है कि द वैल्यू ऑफ जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट शुड बी एट लीस्ट इक्वल टू द मैक्सिमम कलेक्टर करंट ड्यू टू सिग्नल एलोन। मतलब डीसी करंट जो होगा या जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट जो आईसी होगा, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू, ये क्या होना चाहिए, कम से कम इक्वल। मतलब हम ये कह सकते हैं मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू द मैक्सिमम कलेक्टर करंट, तो ड्यू टू सिग्नल एलोन। तो मैक्सिमम कलेक्टर करंट कितना 3 है, तो ये कम से कम 3 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रहे तो और हम लोग के लिए बेटर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम बनाएंगे अगर 3 रहेगा तो ग्राफ को अच्छे से हम एडजस्ट कर सकते हैं और फेथफुल एम्पलीफिकेशन नहीं दे सकता। आप देखिएगा ग्राफ उठा के आप समझ जाएंगे। ओके, ठीक। अब देखिए 14 क्वेश्चन करा कि द डिसएडवांटेज ऑफ बेस रजिस्टर मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग इज दैट इट, क्या इसका डिसएडवांटेज है, इसको हम लोग देखेंगे। 14 क्वेश्चन देखिए, 14 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो 2 होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ये क्या हो रहा था, बीटा जैसे हम लोग देखिए उसमें बताया गया था आपको, जैसे चेंज कर रहे थे वैसे ही क्या हो रहा था, ये ऑपरेटिंग पॉइंट इसका इधर उधर शिफ्ट होने लग रहा था। ठीक, तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन कह रहा है कि द बायसिंग सर्किट हैज अ स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ 50। ओके, 50 उसका स्टेबिलिटी फैक्टर मतलब कैपिटल एस इक्वल टू 50 है। इफ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज ICBO चेंज बाई 1 माइक्रो एम्पियर देन द IC विल चेंज। तो IC कितना चेंज होगा, ये चीज़ आपको निकालना है। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस इक्वल टू क्या होता है, अभी स्टेबिलिटी फैक्टर के ऊपर मैंने बताया था, आप इसको DIC करके पढ़ेंगे, मैं डेल के टर्म में लिख देता हूँ। ओके, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस इक्वल टू डेल IC बाई डेल IB लिख सकते हैं। ठीक, नीचे IB का वैल्यू दिया है, IB को आप क्या करिए, ले जाके यस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको यूनिट को सही करके। लेकिन यूनिट सही करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर किस में पूछा आपका, माइक्रो एम्पियर में ही आंसर पूछा हुआ है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 1 माइक्रो एम्पियर का जब 50 में गुणा करेंगे, मतलब IB का एस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा IC कितना आएगा, 50 माइक्रो एम्पियर ही आएगा। ओके, यहाँ तो यूनिट चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज थोड़ा सा झमेला होता। ओके, तो ये 50 माइक्रो एम्पियर विल डू द राइट ऑप्शन। ओके, now the next question is कह कि for good stabilization in voltage divider bias the current I1 flowing through R1 and R2 should be equal to or greater than। ठीक, ये कंडीशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन जो है इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट होगा। मतलब जो ये R1 R2 से जो करंट फ्लो कर रहा था यहाँ से I1 वाला, वो क्या होना चाहिए, इसके या तो शुड बी इक्वल टू, या तो इसके 10 गुना होना चाहिए बेस का, या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, मतलब 10 IB वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 10 गुना किसके होना चाहिए, बेस करंट के होना चाहिए, क्योंकि वहीं से हम उसको क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर बना के यूज करते हैं। ठीक, तो ज़्यादा रहेगा तो बेटर रहेगा।
अब 79वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द लीकेज करंट इन अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज अबाउट डॉट 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 द लीकेज करंट इन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। दोनों के लीकेज करंट में कितना अंतर होता है? तो 70 का क्या होगा, 17 नंबर क्वेश्चन का आपका सी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। लगभग इन दोनों में 1000 का मतलब 1000 का अंतर होता है, 1000 का क्या होता है, इन दोनों में अंतर होता है। ओके, ये सब वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए 89वां क्वेश्चन कर रहा है कि द ऑपरेटिंग पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड। ऑपरेटिंग पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, क्यूसेंट पॉइंट। अभी ऊपर नाम बताएं, या इसी को क्यू पॉइंट भी कहते हैं। ठीक, वही क्यूसेंट की जगह क्यू शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है उसको। ठीक, अब देखिए 19वां क्वेश्चन कर रहा है कि द प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन बाय अ ट्रांजिस्टर सर्किट द ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी लोकेटेड एट ऑफ द डीसी लोड लाइन। कहाँ होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए। ठीक, 19वां क्वेश्चन का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चूंकि वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए मैं ऑप्शन को जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ओके, जो डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। ओके, करा कि द ऑपरेटिंग पॉइंट डॉट 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 ऑन द एसी लोड लाइन इज। ऑपरेटिंग पॉइंट एसी लोड लाइन का, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 1 होगा ये क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। एसी लोड लाइन पे भी लाई करना चाहिए। ठीक, और डीसी पे करता ही करता है। अब कह रहा है कि 21वां क्वेश्चन, द डिसएडवांटेज ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बायस इज दैट इट हैज होना चाहिए, इट हैज, क्या इसका डिसएडवांटेज है। ठीक, तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 3 होगा क्या होगा, ये आपका करेक्ट होगा। इसमें देखिए कई सारे रजिस्टर R1 R2 RE ये सब यूज होता है। ठीक, तो मेनी रजिस्टर क्या करता है, यूज करता है। ठीक, अब देखिए थर्मल रनवे आकर्स व्हेन, थर्मल रनवे कब आता है। ठीक, थर्मल रनवे कब मिलता है, तो इसका आपको डिफिनीशन लिखवाया गया होगा। थर्मल रनवे कब होता है, जब ट्रांजिस्टर क्या हो, बायस ना हो। ICVO क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस होता है, सेलेक्ट उसमें कलेक्ट होते जाता है, हीट होता है, तो वहाँ क्या होता है, ब्रश कर जाता है, वही थर्मल रनवे को चला जाता है। ठीक, तो इसका क्या होगा, 22वां क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिएगा, हो सकता है कोई क्वेश्चन 2 बार इसमें आ गया होगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। अगर 2 बार कर भी लेंगे तो फायदा है, आपका रिवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा कि द पर्पज ऑफ रेजिस्टेंस इन द इमीटर सर्किट ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू। इसको क्यों यूज करते हैं, किसको, RE को। तो 23 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। इमीटर करंट जो होता है उसको क्या होते हैं, लिमिट करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। और उसके देखिएगा बाईपास में कैपेसिटर भी यूज करते थे जब एम्पलीफायर बनाते थे, उसके काम को भी आप जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन करा कि इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट VC इक्वल टू VCB प्लस क्या होगा, VBE। ठीक, 24 का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो होगा ए करेक्ट होगा। अगर हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से बनाइए, आप समझ रहे होंगे, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता देता हूँ। ये देखिए आपका क्या है, इमीटर बेस है, और क्या है आपका कलेक्टर है। तो जब देखिए यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया आपका, VCE हो गया। तो VCE किसके बराबर होगा, VCB, और VBE के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, सबसे अच्छा तरीका इसको समझने का क्या है, आप कॉमन कलेक्टर वाला सर्किट निकाल लीजिएगा, वहाँ से देखिएगा साफ साफ आपको दिखाई दे देगा कि जो VCE होगा क्या होगा, VCB प्लस VBE के बराबर होगा। ठीक, डिटेल में जाएंगे तो लेक्चर 1 घंटे के ऊपर चल जाएगा। इस वजह से मैं उतना लंबा लेक्चर नहीं बनाना चाहता। मेरा मेन मकसद है आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पहुँचाना, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। डिटेल में जाऊँगा तो लेक्चर लंबा होगा, तो आप सोचेंगे क्या पढ़ा जाए, इतना लंबा लेक्चर है, तो इससे आपका क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से छोटा लेक्चर बनाया जा रहा है। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द बेस रजिस्टर मेथड, 1 मिनट, हाँ चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस रजिस्टर मेथड इज जनरली यूज्ड इन। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो 2 होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको जनरली हम क्या करते हैं, स्विचिंग सर्किट में क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा, स्विचिंग सर्किट के लिए इसको यूज किया जाता है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फॉर जर्मेनियम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर VC शुड फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कम से कम 0.5 होता है, लेकिन क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो 0.2 हम लगा नहीं सकते, 0 हम लगा नहीं सकते, क्योंकि इससे कम तो नहीं होना चाहिए 0.5 से। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन निकल के आता है, या तो आप नन ऑफ दीज लगाइए, या तो सी
आप क्या करिए सी लगा दीजिए। देखिए सी क्या है, इसके थोड़ा सा पास में है, 0.5 और 0.7 में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप सी भी करेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन करा कि इन अ बेस रजिस्टर मेथड इफ द वैल्यू ऑफ बीटा चेंज बाय 50 देन द कलेक्टर करंट विल बी देन द कलेक्टर करंट विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ। अगर बेस रजिस्टर बीटा से चेंज कर रहा है तो कलेक्टर करंट किससे चेंज करेगा। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका क्या होगा 50 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, इसका मतलब साफ साफ क्या है, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर 50 आएगा क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, कह रहा कि इन बेस रजिस्टर मेथड इफ द वैल्यू ऑफ बीटा चेंज बाय 50 देन द कलेक्टर करंट विल चेंज बाय अ फैक्टर। तो क्या होगा, ये भी 50 फैक्टर से ही क्या होगा आपका चेंज होगा। ओके, तो इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि बीटा पे डिपेंड करेगा कलेक्टर करंट आपका। जिस फैक्टर से बीटा इंक्रीज कर रहा है उसी फैक्टर से क्या होगा आपका जो कलेक्टर करंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट इज दैट ऑफ बेस रजिस्टर बायस। तो स्टेबिलिटी किसका पूछ रहा है, कलेक्टर फीडबैक का। तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो 3 होगा, मतलब सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इसका क्या होता है, उससे थोड़ा सा अच्छा होता है मतलब लेस होता है। ठीक, ये सब देखिए आपको आर्डर में कॉपी में लिखवाया गया है। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का रहा कि इन द डिजाइन ऑफ बाइसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ कलेक्टर लोड आर सी इज डिटरमाइंड बाई। अब हम डिजाइन कर रहे हैं कोई बाइसिंग सर्किट, तो उसमें आर सी का वैल्यू या आप आर एल भी कर सकते हैं, कैसे उसको डिटरमाइन किया जाएगा। तो कैसे आप उसको डिटरमाइन करेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए जो होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक, आपको देखिए कंडीशन भी लिखवाया गया है, क्या लिखवाया गया था, वी सी इजकल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ठीक, तो वहाँ से आपको क्या वी सी और आई सी का वैल्यू पता है, और वी सी सी अब कितना बैटरी जोड़े हैं तो वहाँ से आर सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए 13 क्वेश्चन करा कि इफ द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट आई सी इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ वी सी। करा कि अगर देखिए आई सी इंक्रीज किया जा रहा है तो वी सी क्या होगा, तो वी सी आपका क्या होगा, अगर आई सी इंक्रीज कर रहे हैं तो वी सी जो होगा आपका क्या होगा, घटेगा। फिर से बता रहा हूँ, अभी देखिए ऊपर इक्वेशन बताया हूँ, क्या होता है, वी सी इजकल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। हम लोग किरचॉफ लॉ लगाए थे जब बाइसिंग कर रहे थे किसमें, आउटपुट वाले लूप में, तो वहाँ से इक्वेशन निकल के आ रहा था। तो आपका आई सी इंक्रीज करेगा तो माइनस वाला वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, तो आई सी माइनस आई सी इंटू आर सी इंक्रीज करेगा। तो जब जो घटाने वाला वैल्यू है इंक्रीज कर रहा है तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज देन द वैल्यू ऑफ वी बी। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वी बी का वैल्यू क्या होगा। तो आप दिमाग में रखे रहिएगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वी बी का वैल्यू होता है वो 2.5 मिली वोल्ट डिक्रीज होता है। फिर से बोल रहा हूँ, पर डिग्री टेम्परेचर राइज होने पे वी बी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2.5 मिली वोल्ट डिक्रीज होता है। और जो कलेक्टर करंट होता है, मतलब जो लीकेज करंट होता है, उसको भी आप देख लीजिए। अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, डबल हो जाता है। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो लीकेज करंट हो आपका क्या होता है, डबल हो जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आप दिमाग में, इन सब चीज़ों काफ़ी लिखवाया गया, आप अच्छे से उन सब चीज़ को देखिएगा। ओके, अब देखिए इसका मतलब 31 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि द स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट इन पोटेंशियल डिवाइडर मेथड इज प्रोवाइड बाई। किसके द्वारा स्टेबलाइजेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो 32 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आर ही हम उसको इमीटर करंट को लिमिट करने के लिए आर ही हम लोग नीचे यूज करते थे, याद आ रहा है। तो वही आपका क्या होगा, आर ही कंसिडरेशन वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ वी बी। अब 4 ऑप्शन दिया है, अब पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 33 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ आईसी। ये आईसी से क्या होता है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होता है। ठीक,
आपका जो 33 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन ये करा कि व्हेन द टेम्परेचर चेंज द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू, किसके वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट करता है, तो किसके वजह चेंज शिफ्ट करेगा, ये ICBO के वजह से क्या करता है शिफ्ट करता है, क्योंकि बताए हैं 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वैल्यू क्या होता है डबल हो जाता है। जैसे डबल होगा वैसे क्या हो जाएगा, आपको पता है IC इक्वल टू क्या होता है बीटा टाइम्स IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO होता है, तो तुरंत क्या होगा तेजी से इंक्रीज करेगा IC का वैल्यू। IC का वैल्यू शिफ्ट होने मतलब क्या है क्यू पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर बेस रजिस्टर बायसिस, बेस रजिस्टर बायस के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, तो इसका क्या होगा आपका 35 का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा 3 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, मतलब सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, बीटा प्लस 1 होता है। ओके, ये सब आपको काफ़ी निकलवा गया, इन सब चीज़ों को आप याद रखे रहेगा। जब MCQ एग्जाम होता है तो लगभग 20% चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको लर्न करना पड़ता है, अदरवाइज बैठ के लगेंगे सॉल्व करने तो फिर निकल चुका, क्योंकि टाइम भी कम मिलता है। तो 20 से 25% ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको लर्न करके जाना पड़ता है, बाकी चीज़ें लॉजिकली आपको समझ के जाना पड़ता है। ओके, अब बीटा प्लस 1 याद नहीं किए रहेंगे, कहेंगे नहीं हम इक्वेशन से पूरा डिराइव करके आएंगे, 1 घंटा पूरा एक स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते रह जाएंगे और आगे वाला क्वेश्चन सब छूट जाएगा। इस वजह से जहाँ पर मैं बता रहा हूँ वहाँ चीज़ों को आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, बाकी आपके नॉलेज के लिए आपके नोट्स में एक एक चीज़ अच्छे से निकलवाया गया। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि इन 36 नंबर क्वेश्चन इन अ प्रैक्टिकल बायसिंग सर्किट द वैल्यू ऑफ RE इज अबाउट, अगर देखा जाए कोई प्रैक्टिकली बायसिंग सर्किट बनाना है तो वैल्यू ऑफ RE कितना होना चाहिए, तो ये देखिए वैल्यू ऑफ RE जो होना चाहिए आपका लगभग 800 ओम के बराबर होना चाहिए। ठीक, आपका यही कहाँ से आया, तो इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व वैल्यू है। ओके, कितना 800 ओम आता है। ओके, अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन करा कि अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज बायस्ड विथ बेस रजिस्टर मेथड फुल स्टॉप इफ बीटा इक्वल टू 100 VB इक्वल टू ना जीरो सिग्नल कलेक्टर कर दिया, विशेष दिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस रजिस्टर RB, जिसको आप इनपुट और आउटपुट में KVL लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया है, इसका क्या होगा 37 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड आएगा क्या होगा करेक्ट होगा 530 किलो ओम। ओके, सॉल्व करेगा, नहीं होगा तो फिर इसका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन करा कि इन वोल्टेज डिवाइडर बायस VCC सब कुछ दिया है, आपको वैल्यू सॉल्व करना है, वैल्यू बता रहा हूँ आप सॉल्व कर ले जाएंगे, इनपुट और आउटपुट में KVL लगाना रहता है, ऐसे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन का आप अच्छे से सॉल्व करेगा, ऐसे क्वेश्चन IITJM में भी पूछे जाते हैं, आप IITJM का पेपर उठा के देखिएगा। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का क्या है आपका चौथा नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन करा कि इन द एबव क्वेश्चन व्हाट इज द कलेक्टर वोल्टेज, देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन का ये पूछा हुआ इसमें। ठीक, क्वेश्चन पूरा ऊपर का, बस ये ऑप्शन थोड़ा बदल दिया करा कलेक्टर वोल्टेज क्या होगा, तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा करेक्ट होगा। ओके, 49 क्वेश्चन देखिए करा कि इन वोल्टेज डिवाइडर बायस ऑपरेटिंग पॉइंट इज 3 वोल्ट, मतलब VC का वैल्यू 3 वोल्ट दिया, IC का वैल्यू 2 मिली एम्पीयर दिया है, BCC दिया, RC दिया, करा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RE, जिसको भी आप अच्छे से निकाल सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 का जो होगा ऑप्शन नंबर जो ये C होगा आपका क्या होगा करेक्ट आएगा। अभी देखिए RE का वैल्यू हम लोग प्रैक्टिकली देखे थे 800 आया था, वही लगभग इस केस में भी आपको क्या होगा मिलेगा। अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन करा है कि द कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट कन्फिगुरेशन इज मोस्ट ऑफन यूज बिकॉज, क्यों हम कॉमन इमिटर सर्किट ट्रांजिस्टर वाला जो कन्फिगुरेशन है उसको ज़्यादा यूज करते हैं। इसको मैं एम्पलीफायर वाले सर्किट में डिटेल बताया हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़े हैं। क्यों यूज़ किया था, क्योंकि इसका जो गेन होता है क्या होता है ज़्यादा होता है, वोल्टेज गेन करंट गेन ये सब ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब क्या होगा डेफिनेटली इसका पावर गेन भी क्या होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, 42 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि इन अ ट्रांजिस्टर
विथ अ नॉर्मल बायस द इमिटर जंक्शन, इन अ ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस द इमिटर जंक्शन क्या होना चाहिए? तो इमिटर जंक्शन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हैज अ लो रेजिस्टेंस, क्या रखना चाहिए? लो रेजिस्टेंस रखना चाहिए। ओके, और जो कलेक्टर वाला क्या होता है वो हाई रेजिस्टेंस रखता है। ठीक, तो ये इसका क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में देखिए ऐसा दिया रहता कि न ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस द इमिटर जंक्शन, यहाँ दिया रहता इज फॉरवर्ड बायस, तब वो वाला भी ऑप्शन सही होता। क्लियर, क्योंकि इमिटर जंक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है, और कलेक्टर वाला रिवर्स बायस होता है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन करा कि इन ट्रांजिस्टर, पूछ रहा है कि इन ट्रांजिस्टर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला करा कि इमीटर इज हैवली डोप्ड वाइल द कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। फिर करा है, पहला ऑप्शन तो सही लग रहा है। ठीक, फिर देखिए करा कि कलेक्ट, और आगे पढ़ लिया जाए क्योंकि ये भी हो सकता है कि इससे करेक्ट ऑप्शन कोई आए। हाँ देखिए, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे IIT जेम हो गया, तो उसमें क्या होता है? MSQ टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का 2 ऑप्शन करेक्ट है और आप एक ही वाला करेक्ट वाला ट्रिक किए हैं तो आपका गलत हो जाता है, जब तक आप दोनों न करेक्ट किए हों। तो इस वजह से अच्छे से पढ़िए, तभी आगे जाके कोई कंपटीशन निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं है कि MCQ टाइप बनाया जाता है केवल और जो सबसे सही लगेगा मार्क चलेंगे, नहीं। और जब MSQ रहता है तो जो ऑप्शन गलत रहता है वो लगता है हाँ इहो लग रहा है सही है, इहो लग रहा है सही है, और उसी चक्कर में सही रहेगा 2 ठे लगा के आएंगे, 3 ठे और चल जाते हैं तेल लेने। तो ये सब दिक्कत हो सकता है अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक, अब आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं ये तो आप ही जान रहे होंगे। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन करा कि इन ट्रांजिस्टर, तो इसका जो होगा सबसे करेक्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो आपका क्या है? ए वाला करेक्ट है। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है? दूसरा भी गलत है, ये रिवर्स बायस होता है। इमीटर मेड वाइडर देन कलेक्टर, ये भी गलत है। आप फिजिकल प्रॉपर्टी आप ट्रांजिस्टर देखिएगा जो मैं लिखवाया हूँ सेकंड सेमेस्टर में, आप उसको उठा के देखिएगा, आपको ये MCQ गलत नहीं करेंगे इससे रिलेटेड। ये भी गलत, ये भी उल्टा दिया है। ठीक, अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन करा कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर आर NPN टाइप नॉट PNP टाइप। अधिकतर ट्रांजिस्टर NPN टाइप बना जाते हैं, PNP टाइप नहीं बना जाते हैं। लगभग इसको मैं कई बार बताया हूँ, क्योंकि जब हम NPN टाइप ट्रांजिस्टर बनाएंगे तो क्या होगा? NPN टाइप ट्रांजिस्टर बनाने में 2 n रीजन हम यूज करेंगे। 2 n रीजन यूज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ठीक, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो आपको पता है जो मोबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब मूविंग एबिलिटी जो होता है इलेक्ट्रॉन का, क्या होता है? ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द होल। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एबिलिटी ज़्यादा है, तो एक तो ज़्यादा तेज मूव कर रहा है, दूसरा उसका संख्या भी ज़्यादा है, तो हमको ज़्यादा करंट मिलेगा, ज़्यादा कंडक्शन होगा। इट मीन्स व्हाट? वी कैन हैव हाई कंडक्शन, मोस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर NPN टाइप एंड नॉट PNP टाइप। इसका मतलब क्या होगा? जो ये होगा आपका 4 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका क्या होगा? 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 44 नंबर क्वेश्चन का इसका जो होगा ऑप्शन नंबर D जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। ठीक, एक मिनट रुकिए, कुछ ऑप्शन में लग रहा है मिस्टेक है। मोस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर आर NPN टाइप एंड नॉट PNP टाइप। पहला दिया NPN ट्रांजिस्टर गिव्स लार्जर वोल्टेज गेन, मोर नेगेटिव देन PNP। देखिए आपका क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, बस यहाँ PNP की जगह NPN होना चाहिए। ठीक, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, PNP की जगह NPN होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब NPN रहेगा तो ज़्यादा हमको क्या बोलेगा? हाई कंडक्शन होगा उसमें। ठीक, तो यहाँ PNP की जगह NPN होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? हाई कंडक्शन वाला आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ओके, तो 4 का क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट होगा। यहाँ पे NPN कर लीजिएगा। ठीक, अदरवाइज इसमें कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो आपको मजबूरी में जाके ए वाला लगाना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आप NPN कर लीजिएगा। और 44 का जो होगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि NPN के केस में हमको क्या होगा? हाई कंडक्टिविटी मिलेगा। ओके, अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन करा कि द बेसिक पर्पज ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग है।
ट्रांजिस्टर बायसिंग का मेन पर्पज़ क्या, क्यों हम इसको यूज करते हैं। ठीक, तो इसका जो बेसिक पर्पज़ है क्यों यूज करते हैं, तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए जो होगा करेक्ट होगा। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना है और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस रखना है, तथा साथ ही साथ क्या है, ऐसा रखने से क्या होगा, जब ये आपका ये जंक्शन ऐसे रहेंगे तो ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा, और इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि क्यू पॉइंट क्या हो, मिडिल में हो। ठीक, तो 45 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन इन अ ट्रांजिस्टर। ठीक, नीचे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं और पूछा है कि इमीटर बायस इन अ ट्रांजिस्टर। ठीक, देखिए करा कि इन अ ट्रांजिस्टर इमीटर हैज लिस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, कलेक्टर हैज लिस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, बेस हैज लिस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी, ऑल थ्री एबव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो देखिए जो 46 नंबर क्वेश्चन होगा, 46 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि जो बेस होता है क्या होता है आपका, सबसे लाइटली डोप होता है, लगभग 1 लाख में एक मिलाए जाते हैं, मतलब 1 मिलियन में एक इम्प्योरिटी एटम ऐड किए जाते हैं। ठीक, बेस का जो होगा ऑप्शन करेक्ट होगा, बेस वाला सी ऑप्शन करेक्ट। अब करा कि एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का क्या एडवांटेज है, तो देखिए ट्रांजिस्टर का एडवांटेज क्या है, तो अगर सबसे अच्छा एडवांटेज देखा जाए, जो कि एक ऑप्शन पढ़ते हैं, इट्स स्मॉल साइज, ये भी इसका एडवांटेज छोटा होता है क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा होता था। बी करा कि लॉन्ग लाइफ, ये भी सही है, वैक्यूम ट्यूब का लाइफ बहुत कम होता था। और फिर क्या करा, लैक ऑफ हीटर, हाँ देखिए इसका हर एक ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ फेवर। ठीक, आप जब वैक्यूम ट्यूब से का कंपेयर करेंगे तो देखेंगे तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, इस वजह से मैं ऑल ऑफ फेवर लगा रहा हूँ। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि फॉर इफिशिएंट ट्रांजिस्टर एक्शन, इफिशिएंट ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होना चाहिए, तो 48 का जो होगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। कोशिश रहता है कि इमीटर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इंजेक्शन करें, किसमें, कलेक्टर में, बेस में क्या हो, बहुत कम रिकम्बिनेशन हो। ओके, देखिए लेक्चर लंबा जा रहा है, लेकिन चलिए आपके लिए फायदेमंद है, ज़्यादा क्वेश्चन ला दिया हूँ मैं इसमें। अब कह रहा कि लोड लाइन इज अ कर्व प्लॉटेड बिटवीन, लोड लाइन किसके किसके बीच कर्व होता है, ये सब तो आपको याद होना चाहिए, किसके किसके बीच कर्व होता है। तो 49 नंबर क्वेश्चन का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर, एक मिनट देखते हूँ, देखिए इसमें कुछ मिसप्रिंट है, आप बी वालों को क्या कर लीजिएगा, आईसी वर्सेस वीसी कर लीजिएगा और बी पे करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक, ये मिसप्रिंट है, यहाँ ई छूट गया। ठीक, तो आईसी वर्सेस वीसी में होता है। ओके, अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लोड लाइन विथ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इज नोन एज। ठीक, देखिए जिससे लिखवाएं वो थोड़ा अपना बुद्धि लगा दिया, नोन एज को देखिए क्या लिख दिया। ठीक, लेकिन आप मत बुद्धि लगाइएगा, आजकल व्हाट्सएप लैंग्वेज का ज़माना है तो शॉर्ट फॉर्म चलता है, लेकिन कॉपी में आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज किया करिए। ये देखिए कह रहा कि आप द ट्रांजिस्टर इज नोन एज है, ये KYN नहीं है, नोन एज, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोन एज। पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, तो इसका देखिए आपका जो सी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू पॉइंट कहते हैं। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वेंशनल बायसिंग ऑफ अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर हैज। ठीक, तो इसका जो होगा आपका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, वीडियो लंबा जा रहा है, मैं डायरेक्ट ऑप्शन ट्रिक कर रहा हूँ, जो डाउट होगा आप कमेंट करके पूछिएगा, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये जो क्वेश्चन इनको पूरा तैयार करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं, तो कोई अगला मेहनत कर रहा तो आपको रिस्पांस उस पर ज़रूर करना चाहिए। रिस्पॉन्ड करेंगे तो उससे आदमी मोटिवेट होता है और आगे फिर लेक्चर को लाता है। जो कमी है उसको भी आप बताइए, उसको भी क्या करेगा, इंसान सुधारेगा। ओके, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि इन अ NPN ट्रांजिस्टर बोथ इमीटर एंड कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस कामा द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन। ठीक, तो ये क्या होगा, अगर NPN ट्रांजिस्टर बना रहा है, एमीटर और ये दोनों क्या फॉरवर्ड बायस में हैं, तो किस में चल जाएगा आपका, सेचुरेशन रीजन में चला जाता है। ठीक, इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ये सब तो गलत होना ही नहीं चाहिए।
अगर ये सब क्वेश्चन आ रहा है तो मान चलिए आपको एक तरीके से बोनस मिल रहा है। अब इसमें कर रहे हैं 53 नंबर क्वेश्चन में कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस, पीएनपी ट्रांजिस्टर विथ नॉर्मल बायस। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात की जाए नॉर्मल बायस के कंडीशन में, तो इसका क्या होगा, आपका डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, कंडीशन तो वही रहना चाहिए ना भाई। कंडीशन क्या है, एक्टिव रीजन में काम कराना है तो इमीटर जंक्शन चाहे पीएनपी लो चाहे एनपीएन लो फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि द क्यू पॉइंट इज सेलेक्टेड इन द मिडिल ऑफ द एक्टिव रीजन बिकॉज। क्यों करना चाहिए, क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमको फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए और साथ ही साथ फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए, मतलब डिस्टार्शन लेस आउटपुट चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या आपका करेक्ट है। ठीक, इट गिव्स डिस्टार्शन फ्री आउटपुट या डिस्टार्शन लेस आउटपुट। ओके, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑपरेटिंग पॉइंट इज डिफाइंड बाय। ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए क्वेश्चन एक बार और रिपीट हुआ है तो इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए (56) नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज। कितना होता है नी वोल्टेज, तो इसको आप कितना लिख के आएंगे 56 नंबर क्वेश्चन का, इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई बुक 1 वोल्ट फॉलो किया। ठीक, तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपके जो हैं थोड़े से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं जब ऐसे बनते हैं तो। ओके, अब ये डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस बुक को फॉलो किए हैं और क्या कंसीडर किए हैं। ओके, अब देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर शुड बी द बायस पॉइंट सेट इन ऑर्डर टू मेक ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। तो कहाँ पे सेट करना चाहिए आपको, एक्टिव रीजन में सेट करना चाहिए। ठीक, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर काम कराने के लिए जो आपका क्यू पॉइंट है उसको क्या करना चाहिए, एक्टिव रीजन में सेलेक्ट करना चाहिए। ओके, अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द क्यू पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर इज मेड टू शिफ्ट बिटवीन एक्टिव एंड कट ऑफ रीजन देन हाउ डज द ट्रांजिस्टर बिहेव्स। अगर एक्टिव पे ले जाते हैं और कट ऑफ पे ले जाते हैं तो ट्रांजिस्टर आपका कैसा बिहेव करेगा, तो वो ये एज अ स्विच काम करेगा। क्यों एज अ स्विच काम करेगा, क्योंकि कट ऑफ ले जाएंगे तुरंत ऑफ हो जाएगा। ठीक, फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, एम्पलीफाई करने लगेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, एक मिनट रुक जाइए, शिफ्ट बिटवीन एक्टिव एंड कट ऑफ रीजन। हाँ, तो ये आपका स्विच की तरह काम करेगा। कट ऑफ पे क्या होगा, कम्प्लीटली ऑफ हो जाएगा, फिर एक्टिव में आएगा तो क्या करने लगेगा, वर्क करने लगेगा। तो इसको हम ए नंबर ऑप्शन जो क्या करेंगे, इसका करेक्ट लगाएंगे। ओके, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ये एज अ स्विच वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, जंक्शन टेम्परेचर माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर, ये क्या होता है, थीटा पी डी पावर डेसिपेशन जो होता है। ठीक, ये क्यों लिखा गया, थीटा पी डी के बराबर होता है। ठीक, तो 59 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कंपेयरिंग फिक्स बायस एंड कलेक्टर टू बेस बायस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या होगा, ट्रू होगा। किसको किसको, फिक्स और कलेक्टर बायस को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि फॉर अ ट्रांजिस्टर बायस विथ फिक्स बायस मेथड ऑफ बायसिंग इतना द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का वैल्यू कितना होगा, ये चीज़ इसमें पूछा गया है। ठीक, तो इस चीज़ को आप निकाल सकते हैं, आप जब पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, बीटा वैल्यू दिया है तो यस इक्वल टू क्या होता है, बीटा प्लस 1 होता है। तो जो इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा 101। ठीक, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। 100 + 1 क्या हो जाएगा 101। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन हाउ मेनी रीजन्स कैन बी बायस ट्रांजिस्टर वर्क। कितने रीजन में काम करता है बायस ट्रांजिस्टर, 3 रीजन में क्या करता है, काम करता है। ओके, 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द डीसी लोड लाइन ऑफ ट्रांजिस्टर ये क्या रखता है। ठीक, द डीसी लोड लाइन ऑफ ट्रांजिस्टर ये क्या रखता है, कैसा स्लोप रखता है। ठीक,
तो इसका जो स्लोप होगा आपका क्या होगा, निगेटिव स्लोप ये रखता है। देखिए ऐसे आता है ना, तो ये क्या निगेटिव स्लोप, ऐसे आता है क्या होता है पॉजिटिव स्लोप। और कितना स्लोप रखता है, -1/RC के बराबर रखता है। ये आपको सेकंड सेक्शन में बताया गया है। ठीक, अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लीकेज करेंट इन कॉमन इमिटर कन्फ्यूजन क्या होता है, बहुत हाई होता है। लीकेज करंट जो होता है कॉमन इमिटर कन्फ्यूजन का होता है, बहुत हाई होता है। ठीक, क्योंकि आप पढ़े हैं ICEU इक्वल टू क्या होता है, ICEU इक्वल टू क्या होता है आपका β+1 ICBO होता है। ठीक, तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हम क्या होता है ICBO जो होता है डबल हो जाता है, और बीटा का वैल्यू भी इस केस में हाई होता है, तो ICO और तेज से बढ़ता है और ये वेरी हाई होता है। ठीक, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि द टेम्परेचर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ, ये क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा। ठीक, ये चीज़ बता दी है, दोबारा रिपीट हो गया। अब देखिए कह रहा 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मोर वाइडली यूज्ड देन जर्मेनियम बिकॉज, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं जर्मेनियम की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि इसका जो यूज देन जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। ठीक, एक मिनट, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर ए जो आएगा आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। एक मिनट मैं इसको चेक करता हूँ। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन ये भी हो चुका है। ठीक, 67 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, 67 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इसका आपका 4 ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर दिखाई दें आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। जब ट्रांजिस्टर बायस नहीं रहता है तो क्या होता है, थर्मल रहने में होता है। अब 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द बेस रजिस्टर मेथड जनरली यूज्ड इन, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। किस में यूज करते हैं बेस रजिस्टर मेथड को, स्विचिंग सर्किट में। ठीक, देखिए क्वेश्चन एक दो रिपीट हो गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ओके, इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। मैं पहले चैप्टर पे कोशिश करूंगा कि 10-20 इंपॉर्टेंट MCQ और दूं। इसके पहले भी एक लेक्चर बना चुका हूं, तथा साथ ही साथ बाकी 7 चैप्टर जो हैं उन पे भी MCQ जल्द से जल्द आपके बीच ला जाएगा। चूँकि MCQ को सेलेक्ट करना, लिखना, इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, इस वजह से आपके पास MCQ लाने में काफ़ी टाइम लग जा रहा है। ठीक, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।